हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फाइनल अकाउंट के रिलेटेड है, जो कि हम लोग का कंपनी फाइनल अकाउंट है। इस सम की रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 करवा दीजिएगा। बच्चों मैं तुरंत 12 और 14 एक साथ नहीं करवा सकती, इसके लिए आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ 12 दिया हुआ है, क्योंकि अगर 14 करवाने जाएंगे तो डेफिनेटली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम सिर्फ अभी यहाँ पे 12 सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी तक मैंने सम्स किए, मैं सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इफेक्ट आते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल जो है मैं डायरेक्टली बैलेंस डाल रही हूँ। अगर आपको ट्रायल के कोई भी बैलेंस ऐसे जो नहीं समझ में आ रहे कि कहाँ पे डालना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जवाब दे दूँगी आपको। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूरा स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है या एक एक एंट्री आपको समझनी है, तो आप प्लीज़ वैसे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं पूरा का पूरा वीडियो एक उसके ऊपर बनाऊं, जिसमें हम लोग सारे ट्रायल के साथ साथ एडजस्टमेंट एंट्री भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि रिक्वायर्ड हम लोग का है 12 के लिए, वैसे मैंने बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बना दिया है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम ये शेड्यूल नंबर हम लोग कैसे डालते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट रहता है, जिस टाइप का हम लोग का रिक्वायरमेंट रहता है, जो शेड्यूल का हम लोग रिक्वायरमेंट रहता है, हम उस हिसाब से शेड्यूल नंबर डालते हैं। जैसे कि ये शेड्यूल नंबर जो है हमेशा कंफर्म नहीं रहते कि 1 2 3 4 सीरीज ऐसे लाइन में आएगी कि नहीं। आपको जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे शेड्यूल नंबर डालो और उसका शेड्यूल बना दो। ठीक है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा हम लोग को दिमाग रगड़ने की या घिसने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है अभिवंदन लिमिटेड का, पूरा ट्रायल दिया हुआ है। हम डायरेक्टली, जैसे मैंने बोला कि एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट में स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहला हमारा बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूएट एट ₹2,80,000। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो है उसका चेंज इन स्टॉक में आता है, जिसका हम लोग का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस लिख के 2,80,000 रख रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग को बाद में एडजस्टमेंट या ट्रायल से मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो ये इन्वेंटरीज रहता है। इसकी वजह से बैलेंस शीट में इन्वेंटरीज में हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे क्या, 2,80,000। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इन्वेंटरीज में डाल रही हूँ 2,80,000, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक रहता है, इसकी वजह से डायरेक्ट डाल दिया। फिर आगे उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड मोटर कार जो है वो हम लोग का कितना है 20%। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दे दिया, 8 लाख। जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है टेंजिबल एसेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग डाल देंगे, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख। ठीक है, इसमें एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं, इसके लिए डैश 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 कर दिए। फिर इसका डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 10%, यानी हम लोग का हो जाएगा 80,000। ओके, अब 8 लाख में से 80,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7,20,000 हमारा नेट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही हम लोग को किसका करना है, प्लांट एंड मशीनरी का करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हम लोग का था 6 लाख, इसका भी हम लोग को 10% ही बोला है, मतलब आ जाएगा 60,000। ठीक है, 6 लाख में से 60,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना वैल्यू बचेगा, 5,40,000। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग को बोली किसकी, मोटर कार के बारे में। मोटर कार उन्होंने कितना बोला है, 1,20,000, और डेप्रिसिएशन का रेट हम लोग को कितना बोला है, 25%। तो 1,20,000 का 25% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है, माइनस करके बाहर कर देंगे, यानी 90,000 हमारा नेट हो गया। ओके, ये बीच में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम लोग निकाल दिया। अब दोस्तों इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो डेफिनेटली पीएनएल अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन लिख रखते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्टली हम टोटल डाल देंगे डेप्रिसिएशन का। तो टोटल कर देते हैं 80 + 60 + 30, टोटल हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना है, 1,70,000। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे 1,70,000। मैं आपके लिए वापस बता रही हूँ, मैंने किसका टोटल किया, 80,000, 60,000 और 30,000, ये तीन का मैंने टोटल किया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का एडजस्टमेंट क्या बोला है, उन्होंने बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ₹40,000। ठीक है, तो हम लोग को एक बार हम ट्रायल में देख लेते हैं कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट का कहीं दिया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 16,000 है, और अभी ये इन्वेस्टमेंट कितना बोला है, 14,000। और इन्वेस्टमेंट हम लोग, इंटरेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है तो वो हमारा क्या रहता है, इनकम रहता है। ठीक है, तो अदर इनकम में हम लोग डाल देंगे, सबसे पहले ट्रायल वाला डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 16,000, और आउटस्टैंडिंग कितना बोला, यानी कितना आना बाकी है, 14,000। तो हम लोग यहाँ पे +14,000 कर देंगे। ठीक है,
तो 16,000 प्लस 14,000 कर दिया तो हम लोग का कितना आ गया टोटल 30,000 बाहर हो गया। ठीक है, अब इसका ये वाले का तो नहीं आएगा क्योंकि ट्रायल का हम लोग का एक ही एंट्री आता है तो उसका एंट्री तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग है उसका एंट्री हम लोग को बताना पड़ेगा। और वो हम लोग कहाँ पे बताएंगे, तो बैलेंस शीट में अदर करंट असेट्स में डायरेक्टली हम डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना हम लोग का आउटस्टैंडिंग है उतना ही, यानी 14,000। ट्रायल का तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग का एंट्री करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर एट 5%। तो दोस्तों डेप्टर्स हम लोग का कहाँ पे जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो जैसे हम लोग का रिक्वायर्ड कॉलम है, मैंने यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल बना के रखा हुआ है। ठीक है, डेटर का वैल्यू कितना है, ओके वेट, हाँ डेटर्स हम लोग का है 4 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डेप्टर 4 लाख, और जैसे कि उन्होंने सिर्फ बैड डेट रिजर्व बोला है तो डायरेक्टली बैड डेट रिजर्व कर देंगे 4 लाख का 5%, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 20,000, और माइनस करके बाहर कर देंगे यानी 3,80,000 बाहर हो गया। ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल के अदर एक्सपेंस में जाता है। पूरा हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बैड डेट रिजर्व के बारे में बताए, इसकी वजह से सिर्फ बैड डेट रिजर्व हम डायरेक्टली डाल देंगे कितना 20,000। ठीक है, ये हम लोगों ने डायरेक्ट डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है ट्रांसफ़र ₹30,000 टू जनरल रिजर्व। दोस्तों ये पॉइंट बहुत बार रिपीट होता है, जैसे कि कुछ पॉइंट हम लोग के फाइनल अकाउंट जो SY BCom हम लोग करते हैं तो उसमें हमेशा मोस्ट पॉइंट जो है वो रिपीटेड रहते थे। जैसे कि हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक का किया, वो पॉइंट हमेशा रिपीटेड आता है। डेप्रिसिएशन का पॉइंट जैसे मैंने बताया वो भी हमेशा रिपीटेड रहता है। और थर्ड हम लोग का ये जनरल रिजर्व का हमेशा पॉइंट रिपीटेड रहता है। तो जनरल रिजर्व का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं पीएनएल और नीचे में जनरल रिजर्व कर रही हूँ। ठीक है, ये एडिशन आ रहा है कितना हम लोग का 40,000 या 30,000 था, ओके वेट 30,000 हम लोग का था, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन में डाल देंगे 30,000, और यही बैलेंस जो है पीएनएल में डिडक्शन में डाल देंगे हम लोग का कितना 30,000, क्योंकि ये हम लोग का पीएनएल में से ही बैलेंस जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व का दोनों इफेक्ट एक ही कॉलम में आएगा जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। फिर लास्ट उन्होंने बोला है द डायरेक्टर है प्रपोज डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर प्रपोज डिविडेंड हम लोग को देना है। इसका हम लोग डायरेक्टली पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन में करेंगे, फिर इसके ऊपर सेकंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हम लोग इक्विटी शेयर डिविडेंड कर देंगे। हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 12 लाख, और डिविडेंड का परसेंट कितना दिया है 10%, तो हम यहाँ पे कर देंगे 12 लाख का 10%, मतलब आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, वैसे ही हम लोग को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी निकालना है। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज दिया हुआ है कितना 12%, तो हम क्या करेंगे 3 लाख का 12% निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3 लाख का 12%, तो इसका डिविडेंड आ गया 36,000। ओके, ये दोनों निकाल दिया। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट में हम लोग को बोला है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है प्रपोज डिविडेंड का 20% देना है। तो दोस्तों प्रपोज डिविडेंड कुछ और नई चीज़ नहीं है, हम लोग का ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस डिविडेंड आता है इसी को हम लोग प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं। तो इन दोनों का जो भी टोटल होगा उसका हम लोग को 20% जो है वो CDT देना है, यानी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो 1,20,000 प्लस 36,000 किया तो हम लोग का कितना है 1,56,000, और इसका हम लोग को कितना परसेंट करना है 20%, तो इसका 20% कर देंगे यानी आएगा 31,200। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब ये तीनों के सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाते हैं, तो पीएनएल में से ये तीनों माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1,20,000 इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, फिर उसके बाद 36,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, और 31,200 जो है वो CDT है। मैं कुछ नहीं की, बस ये तीनों जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है वो तीनों को मैंने यहाँ पे रख दिया, और ये सब चीज़ें जो है माइनस करनी है पीएनएल में से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इससे बेस पे हम लोग के एडजस्टमेंट तो सारे सॉल्व हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, तो ये जो जो चीज़ रखी गई है यानी जो हम लोग को ट्रायल में दिया हुआ है वो हम लोग को डालना है। तो मैं फटाफट से उसको डाल देती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे पीएनएल पे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट थी, जैसे ट्रायल था, वैसे मैंने सारे यहाँ पे बैलेंस डाल दिए। आप एक बार देख लीजिएगा, सारे बैलेंस डाले। मैंने टोटल इसके लिए छोड़ दिए ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन सा बैलेंस कहाँ पर डाला, मैं धीरे धीरे सम करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पीएनएल क्लोज करना पड़ता है, इसकी वजह से सबसे पहले हम अदर एक्सपेंस का टोटल कर देंगे।
20, 1,80,000, 40,000, 16,000, 1,70,000 और 20,000। तो हम लोग का टोटल जो है वो आ गया 4,46,000। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4,46,000। ठीक है, अब 4,46,000 जो है वो हम लोग पीछे डाल देंगे, यानी अदर एक्सपेंस में हम लोग डाल देंगे 4,46,000। ये डाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, तो रेवेन्यू को प्लस कर देना है सबसे पहले तो 3120 प्लस 30,000। तो हम लोग का टोटल ऑफ रेवेन्यू जो है वो 3150,000 आया। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने की है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं फाइनेंस कॉस्ट का बताना चाहती हूँ कि फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग का डिवेंचर का इंटरेस्ट आता है। हम लोग का डिवेंचर जो है वो 3 लाख दिया था और उसका 10% मैंने निकाला तो 30,000 आ गया। ठीक है, जिसमें से 12,000 हम लोग को ऑलरेडी ट्रायल में दिया था, तो जो बचेगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, यानी 18,000। और ये 18,000 की हमारी सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ डालते हैं, तो अदर करंट लायबिलिटी में हम लोग आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट 18,000 डालते हैं। ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे की। और दूसरा, चेंजिंग स्टॉक में मैंने ओपनिंग बैलेंस जो है आगे डाल दिया 1,40,000। इसको माइनस कर देंगे, 1,40,000 माइनस 2,80,000, तो माइनस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ही लिख के रखना, माइनस 1,40,000। ठीक है, अब इसके बाद इसका टोटल कर देंगे 18 लाख माइनस 1,40,000 प्लस 6,80,000, 30,000, 1,70,000 एंड 4,46,000। तो हम लोग का टोटल ऑफ एक्सपेंस जो है वो है 29,86,000। ठीक है, अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे 3150 माइनस 29,86,000। तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 1,64,000 आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं है, इसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी 1,64,000 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैलेंस हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो जनरल रिजर्व में, रिजर्व एंड सरप्लस में हम डाल देंगे पीएनएल के एडिशन में 164,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोग को ऑलरेडी ट्रायल में दिया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 60 प्लस 1,64,000 और ये सारे डिडक्शन जो है वो माइनस कर देंगे, मतलब माइनस 1,20,000 माइनस 36,000, 31,200 और 30,000। तो बाहर में जो है इन सब का बैलेंस आ जाएगा 6,800 और इन दोनों को प्लस कर देंगे 1,40,000 और 30, तो ये आ जाएगा 1,70,000। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो जो बैलेंस बचे यानी जो शेड्यूल्स बचे उनको सिर्फ प्लस करके डाल देना। तो शुरुआत करेंगे शेयर कैपिटल से 12 लाख प्लस 3 लाख प्लस 20,000। तो ये हमारा आ गया 15,20,000। ठीक है, रिजर्व को प्लस कर देंगे 1,70,000 प्लस 6,800, यह है 1,76,800। फिर उसके बाद 3 लाख प्लस 88,000, तो ये हमारा आ जाएगा 3,88,000। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नील कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शेड्यूल छूट जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप उसमें नील कर देना। ठीक है, अब ये 2 लाख प्लस 20 हमारा हो जाएगा 2,20,000। फिर 18,000 प्लस 16,000 कर दिया तो ये हमारा आया 34,000। देन शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को प्लस कर देंगे, यानी 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 31,200, ये हमारा है 1,87,200। फिर 7,20,000, 5,40,000 और 90,000, तो ये हमारा है 13,50,000। फिर 3,80,000 एंड 40,000 किया तो ये हमारा आया 4,20,000। अब दोस्तों जहाँ जहाँ पे जो जो बैलेंस आया हमको वो डाल देना है। शेयर कैपिटल सबसे पहले हमारा कितना है 15,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितना आया 17,68,00, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 17,68,00। फिर शेड्यूल 3 का हमारा टोटल कितना है 3,88,000, 3,88,000 डाल दिया। शेड्यूल 4 हम लोग को नहीं मिला तो डैश कर दो। शेड्यूल 5 2,20,000 और शेड्यूल 6 34, तो यहाँ पे डाल दिया 2,20,000 और 34,000। ठीक है, फिर शेड्यूल 7 हम लोग का आया 18,72,100, तो वो भी डाल देंगे 18,72,100। शेड्यूल 8 आया हम लोग का 13,50, तो वो डाल देंगे 13,50। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, तो ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस मैंने डायरेक्टली डाल दिया क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली मिल गया था। शेड्यूल 9 हम लोग का है 4,20,000, तो 4,20,000 डाल दिया। जिस चीज़ का मैंने शेड्यूल नहीं बनाया उसका मेरे को डायरेक्ट अमाउंट मिला तो मैंने डायरेक्ट अमाउंट डाल दिया। आप भी वैसे ही कर सकते हो, आप अगर चाहे तो उसका शेड्यूल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिंगल एंट्री होगी तो शेड्यूल बहुत ज़्यादा होगा।
और अगर ज़्यादा शेड्यूल होगा तो पेज घुमाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी वजह से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही शेड्यूल बनाओगे, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे करना है। अब 15,20,17,6,800, 388,000, 2,20,34,000 और 18,7,200। तो हम लोग का टोटल ऑफ लायबिलिटी जो है वो 25,26,000 है। अब असेट्स का भी टोटल चेक कर लेते। 1350, 3,80,000, 2,80,000, 12,000, 42, 4,20,000 प्लस 50, 20 एंड 14,000। ये भी हमारा मैच कर गया 25,26,000। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई ट्रायल नहीं समझ आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम कौन सा बैलेंस कहाँ पे आता है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे डियर मित्रों के, उस पर भी आप फॉलोअप करके आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगी। और अगर इसके रिलेटेड, फाइनल अकाउंट के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, मैं डेफिनेटली क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इफ़ कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको एकदम बेस्ड भी नहीं आ रहा कि कौन सी अमाउंट